हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, तो हम आज के चैप्टर में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद क्या है, उसकी हम तुलना करेंगे कि हमने संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया है, उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। संसद के क्या कार्य हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं और एक सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो, हमें संसद क्यों चाहिए। संसद संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग है कौन? संसद। विधायी अंग क्यों है? क्योंकि वो कानून बनाता है। संसद कानून बनाती है, इसलिए वो विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहते हैं संसद को? वो इसलिए क्योंकि हमने जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली है। ठीक है, जो ब्रिटेन की जो संसद है वो लंदन के वेस्टमिंस्टर जगह पर है। वेस्टमिंस्टर जगह है, वहाँ पर लंदन में ब्रिटेन की संसद है, इसलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे संविधान में कहाँ पर मेंशन है? भारतीय संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122 में पार्लियामेंट के गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेष अधिकार आदि का वर्णन है। कहाँ पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत है। क्लियर है? अच्छा जी, अब भारतीय संसद प्रणाली कैसी है? देखो, हमने ब्रिटेन से ली है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की कैसी है। तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। तो भारत में जो संसद के जो अंग हैं वो 3 हैं। एक है राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमें आर्टिकल 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद संसद के 2 अंग और होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने इसको लिया है कहाँ से? ब्रिटेन से। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली कैसी है। तो हमारे यहाँ कौन था? राष्ट्रपति था और अपर हाउस और लोअर हाउस। यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह ताज। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति चेंज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति चेंज तो होते हैं लेकिन वंशानुगत होते हैं, कि जो ताज का जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्हीं के पूर्वज प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे चुनाव वगैरह नहीं होते हैं ब्रिटेन में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स 2 सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। अब देखिए, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का गठन का वर्णन आर्टिकल 80 में है। किस में है? आर्टिकल 80 में। राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर इनका डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे कि विधानसभा के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा हैं उनके प्रतिनिधि, और जो लोकसभा है उनके प्रतिनिधि जो हैं वो राज्यसभा के चुनाव करते हैं। ठीक है, कुल सदस्य 245 होते हैं, जिसमें से 233 राज्य के और यूटीज के होते हैं और 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 सदस्य प्रेसिडेंट उन्हें मनोनीत करता है कि भाई जो भी अपनी फील्ड में सर्वोत्तम है वो हो सकते हैं इन 12 जगहों पे। ठीक है, अब 233 जो हैं उनमें से स्टेट और यूटीज के होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 245 हैं। अब देखो, यह जो है संसद का स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता, ये कंटिन्यूसली जारी रहता है। लेकिन हाँ, हर 2 साल में इसके 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनका रिटायरमेंट हो जाता है और हर 2 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है, यहाँ पर किसी भी तरह का ये नहीं होता कि विघटित नहीं होता है ये सदन। ठीक है, इसका अनिश्चित कार्यकाल होता है। यहाँ पर एक सभापति होता है जिसे हम उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। कहने का मतलब है ये कि जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, और वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, ये आर्टिकल 89 हमें बताता है। चुनाव की प्रक्रिया कैसी है यहाँ पर? देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इलेक्शन होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर राज्यसभा के लिए भी इलेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, इसको हम समझते हैं कैसे होते हैं इलेक्शन। देखो,
कुछ ये कैंडिडेट हैं, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हैं ये ABCD। अब प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए एक बैलेट पेपर तैयार किया जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है ABCD। अब जो भी आप जिसे भी चुनाव आप जिताना चाहते हैं उसके नाम के आगे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। ये कोई नंबर 2 पर्सन है, ये कोई और सांसद हैं, ये ABCD, ये मान लो D को जिताना चाहते हैं तो इन्होंने इनकी मतलब क्रम वरीयता दी जाती है, ठीक है। अगर आप A को जिताना चाहते हैं तो A के आगे 1 लिखेंगे, D को जिताना चाहते हैं तो D के आगे 1 लिखेंगे, और आप दूसरे नंबर पर जिसे देखना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरह से इलेक्शन होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही पता चला कि इतने लोग मतलब बराबर बराबर आ गए हैं या कोई बहुमत में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए फिर से इलेक्शन होते हैं, मतलब फिर से गणना होती है, फिर से इलेक्शन नहीं करवाए जाते, फिर से गणना होती है, जैसे प्रेसिडेंट की होती है। कैसे कि फिर ये देखेंगे कि नंबर 2 पे वरीयता किसको दी गई है, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो इसमें यह नहीं होता कि स्टार्टिंग की गणना में जो पहले नंबर पर है वही जीतेगा, नहीं, जो सबसे कम है वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि क्या पता सेकंड पर उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई हो। तो इस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होता है बैलेट पेपर पे, कि जो भी चुनाव में खड़े हुए हैं जितने भी प्रतिनिधि हैं उनमें से आप किसे जिताना चाहते हैं उसके नाम के आगे आप वरीयता देते हैं। A को जिताना चाहते हैं तो A के आगे 1 लिखेंगे, उस दूसरे नंबर पर आप अगर D को जिताना चाहते हैं तो D के आगे 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे होता है चुनाव। किसका चुनाव होता है? ऐसे राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत का यही मतलब होता है कि बैलेट पेपर से होता है। पुनः गणना के अनुसार पता चलता है कि कैसे कौन जीत रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, लोकसभा। अब लोकसभा आर्टिकल 81, लोकसभा का वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 81 में है। यह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? इसमें द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में से एक चुने जाते हैं, ठीक है। ये कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि हरियाणा है। हरियाणा में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 10। तो हरियाणा में लोकसभा के लिए कितने सांसद होंगे? 10 होंगे, ठीक है। तो ऐसे 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे हरियाणा में लोकसभा के लिए। इन 10 में से कौन सबसे आगे आ रहा है उस हिसाब से सांसद बने जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद चुनते हैं। जो प्रतिनिधि जीतता है वो सांसद बन जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं, उनमें से वो अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं, उनमें से कौन जीतता है। और संसद में सरकार बनाने के लिए जो लोकसभा में सांसद हैं 543, उसमें से बहुमत चाहिए होता है हमें। क्या चाहिए होता है? बहुमत। तो 272 जिस राजनीतिक दल के पास सांसद जीतते हैं वो सरकार बनाता है। वो क्या करता है? वो सरकार बनाता है। देखिए कैसे होता है इलेक्शन, कैसे होता है इलेक्शन। ये कोई राज्य है, ठीक है, ये एक राज्य है और ये हमारा पूरा देश है। अब किसी एक राज्य में लोकसभा के लिए 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। अच्छा जी, किसी एक राज्य में लोकसभा के लिए सीटें हैं 10। अब प्रत्येक सीट में से कुछ प्रतिनिधि खड़े हैं अलग अलग राजनीतिक दल से, ठीक है, अलग अलग राजनीतिक दल से कुछ प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो 10 में से 5 किसी पर्टिकुलर पार्टी के जीत गए, 5 किसी पर्टिकुलर पार्टी के जीते। इसी तरह पूरे इंडिया में 543 होते हैं। उनमें से किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 272 यानी कि बहुमत में चाहिए, ठीक है। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है भारत लोकसभा के लिए। अब जिस 543 में से जिस राजनीतिक दल के पास 272 आते हैं वो सरकार बनाता है और पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में से जीते गए व्यक्ति को हम सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद, जिसे इंग्लिश में MP बुलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब देखो ये कह रहा है कि 543 सदस्य होते हैं, 530 राज्य के लिए और 13 यूटीज के लिए। पहले 545 होते थे, अब 2 एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें रिजर्व थी उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 83 बताता है हमें। राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में हमें आर्टिकल 83 बताता है कि पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, जिस दिन पहली बैठक हो रही है शपथ वगैरह लेने के बाद, जब लोकसभा की पहली बैठक हो रही है उस बैठक से लेकर आने वाले 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल रहता है। किंतु राष्ट्रपति पहले भी विघटित कर सकता है। अगर लोकसभा ने संसद में अपना विश्वास खो दिया तो उसे राष्ट्रपति पहले भी विघटित कर सकता है, उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। अनुच्छेद 93, आर्टिकल 93 हमें बताता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन बताता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होना चाहिए, इसके बारे में हमें आर्टिकल 93 बताता है। और वर्तमान कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अच्छा जी, उसके बाद आता है योग्यताएं और अर्हताएं कि एक लोकसभा या सांसद बनने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए या क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी हो। तो सबसे पहले आप भारत का नागरिक, जो भी सांसद बनना चाहता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, उसके लिए उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लाभ का पद पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन समय समय पर यह बताया जाता है कि लाभ का पद क्या और कौन सा है। ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानसिक विकार ना हो, मानसिक विकार ना हो, न्यायालय ऐसी घोषणा करे कि वो मेंटली स्टेबल है तो ही वो सांसद बनने के लायक है। अगर न्यायालय ने घोषणा कर दी कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं तो वो सांसद नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? तो वो सांसद नहीं बन सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा जी, उसके बाद देखिए संसद के सत्र कितने होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के सत्र के बारे में हमें आर्टिकल 85 बताता है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई, जिसमें बजट आता है। ठीक है, हर साल फरवरी में बजट आता है तो वो फरवरी से मई में बजट सत्र होते हैं। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में, और फिलहाल जो चल रहा है उसे शीतकालीन सत्र बोलते हैं, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? शीतकालीन सत्र। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 हमें क्या बताता है कि शपथ ग्रहण करने से पहले, स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड अथवा अयोग्य होने पर। देखो, अब आपने इलेक्शन लड़ लिया, आप अयोग्य थे। ठीक है, आपने शपथ लेने से पूर्व ही आप सभा में जा रहे हैं। ठीक है, आप मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, तो उस वजह से आपको प्रतिदिन सभा में आने के लिए 500 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा प्रतिदिन। तो ये दंड होता है, ये हर्जाना भरना होता है आपको, जब तक आप शपथ ग्रहण करने से पूर्व किसी भी सभा में जाकर बैठते हैं तो। ठीक है, ये आर्टिकल 104 हमें बताता है। आर्टिकल 99 क्या कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अब देखो, आर्टिकल 99 कहता है कि शपथ ग्रहण करेंगे सभी सांसद जो चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, वो अपना कार्यभार संभालने से पहले शपथ लेंगे। कि हमें आर्टिकल 99 बताता है। और अगर वो आर्टिकल 99 का यूज़ किए बगैर अपना कार्यभार संभालते हैं तो उन पर 500 रुपये का फाइन लगेगा। ये हमें आर्टिकल 104 बताता है। क्लियर हुआ? ये हमें आर्टिकल 104 बताता है। ओके जी, उसके बाद आता है कि लोग, अब देखो ये यहाँ तक हमने पढ़ा कि संसद क्या है, संसद की कितने अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। संसद के कितने सत्र होते हैं, शपथ लेना, शपथ ना लेना, उसके ऊपर दंड का प्रावधान, ये सब कुछ हमने बेसिक बातें पढ़ी। अब हम जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बताया है। ठीक है, तो लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग और उनके प्रतिनिधि। देखो, लोग जो हैं वो संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
अब लोकसभा के लिए हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम वोट डालते हैं, तो हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं और चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है। उन्हीं से तो संसद का सदन बनता है ना, लोकसभा, और फिर वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। यह सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। क्या? जब आपने लोगों को चुना है तो उनके जो भी उन्होंने कानून बनाए हैं उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आपको पसंद आया नहीं आया, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर अभियान चला सकते हैं, मतलब तरह तरह के तरीकों से आप गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और सरकार पर अपना नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। अब देखिए संसद की भूमिका क्या है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव में जो राजनीतिक दल बहुमत से जीता, यानी कि 543 सीट में से जिसके पास 272 सीटें आई हैं वो राजनीतिक दल बहुमत में आया, तो वही क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। वही दल क्या बनाएगा? सरकार। तो लोकसभा चुनावों के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार बनाता है, ठीक है, सरकार बनाई। अब कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है। अब जो राजनीतिक दल सरकार बना रहे वही तो कार्यपालिका है। सरकार का संकुचित अर्थ कार्यपालिका है। देखो सरकार से आप क्या समझते हैं? सरकार, देखो ये है सरकार, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये व्यापक अर्थ हैं सरकार के, लेकिन अगर हम सरकार को संकुचित अर्थों में देखें तो कार्यपालिका ही सरकार का संकुचित अर्थ है। कार्यपालिका, कौन सी कार्यपालिका? कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है भाई। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जो सरकार है वो ये वाली कार्यपालिका होती है जो कि कानूनों को बनाती है, नीति बनाती है और उन्हें लागू करवाती है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, प्रशासनिक कार्यपालिका, आईएएस वगैरह होते हैं, ये उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करवाते हैं, ग्राउंड लेवल पर इनको लागू करवाते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं और सरकार का संकुचित अर्थों में कार्यपालिका। अब हम कार्यपालिका को ही सरकार समझते हैं संकुचित अर्थ में, ठीक है, उसी को हम सरकार समझते हैं। तो ये सरकार का कौन सा पहलू होता है? राजनीतिक पहलू होता है, जो कानून बनाता है। क्लियर है? जो कानून बनाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। क्लियर हुआ? अच्छा जी। उसके बाद अब कार्यपालिका का चुनाव हो गया, ठीक है। संकुचित अर्थों में सरकार का मतलब कार्यपालिका है, वो कानून बनाएगी और ये कार्यपालिका का अंग जो है वो कानूनों को लागू करवाएगा। क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद कह रहा है कि कार्यपालिका को चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है और सरकार का संकुचित अर्थ ही कार्यपालिका होता है। अब राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। लोकसभा क्या करती है? सरकार बनाती, कार्यपालिका का चुनाव करती है। अब राज्यसभा क्या करती है? यह लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है कि वो कानून सही है या गलत है, जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी कर सकता है। राज्यसभा भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है और किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करवाने से पहले उसे राज्यसभा में मंजूरी मिलनी आवश्यक है। और फिर लोकसभा राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? तब उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी शामिल होगी, ठीक है। जब उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी शामिल होगी तभी कोई विधेयक कानून बनेगा। क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद है सरकार को, अब देखिए और क्या काम होता है? सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन करना। सरकार को नियंत्रित, संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शित करती है और जानकारी देती है। वो कैसे होते हैं? अब सरकार में, संसद में ना प्रश्नकाल होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्य, सांसद जितने भी होते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है वो हो, या विपक्षी दल के हैं, वो सभी आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं कि आपने इस पर क्या काम किया, क्या कानून बनाए, क्या कोई
काम हुआ है या नहीं हुआ है, इतना ये था वो सब पर चर्चा होती है। तो ये जो प्रश्नकाल होता है इससे सरकार प्रतिबंध मतलब कि उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो उत्तरदायी होती है जवाब देने के लिए कि क्यों जवाब देती है वो सांसदों को, क्योंकि उन सांसदों को हमने चुनकर भेजा है और वो प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संसद में पूछते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संसद में वो पूछते हैं, तो सरकार को इनका जवाब देना आवश्यक होता है। इसलिए सरकार से नियंत्रित रहती है, वो उनका मार्गदर्शन करता है विपक्षी दल और संसद का वो प्रश्नकाल कि आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपने ये काम नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये है वो है। वहाँ पे विभिन्न तरीके के प्रश्नोत्तर होते हैं और जिससे सरकार जो नियंत्रित रहती है। और सरकार लोकसभा का क्या काम होता है? संसद का कानून बनाना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि संसद जो है वो विधायी अंग है, सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, जो कि कानून बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद देखो हमने जो है वो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो भारत की और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली कैसी है? कंपैरिजन करते हैं हम। देखो भारत में जो है ना, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की। लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है? संसद की। अब हमारे इंडिया में संसद की सर्वोच्चता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और वो जुडिशियल रिव्यू रखती है कार्यपालिका या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर। वो जुडिशियल रिव्यू करती है, उनकी समीक्षा कर सकती है। इसलिए संसद तो सर्वोच्च हुआ ही नहीं ना, संसद तो सर्वोच्च हुआ ही नहीं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, संघीय प्रणाली है। यहाँ पर संघीय प्रणाली का मतलब है एक से ज़्यादा स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, वहाँ पर एकात्मक है, वहाँ पर सिर्फ एक स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार है। और हमारे यहाँ पर एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है, इसलिए संघ सरकार है, फेडरलिज्म है इंडिया में। ठीक है, गणतंत्र है। गणतंत्र कैसे है कि हम राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, चुना जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ताज का सिस्टम है, वहाँ पर राजतंत्र होता है, जो प्रेसिडेंट होगा वो वंशानुगत होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या वो राज्यसभा के हों। लेकिन ब्रिटेन में वो निचले सदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, बिना संसद बने 6 माह तक मिनिस्टर या पीएम। अगर आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, यानी कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं, तो आप सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री या प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर आपको अपना कार्यकाल आगे चलाना है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना आवश्यक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर है? न्यायपालिका अधिक स्वतंत्र है कहाँ पर? इंडिया में अधिकार संपन्न है, वो जुडिशियल रिव्यू रखती है कहाँ पर? पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन ब्रिटेन में कम स्वतंत्र है। हाँ, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट, विपक्ष की भूमिका ना थोड़ी पॉजिटिव है कि वो विपक्ष जो है वो बताता है कि आपको ये काम ऐसा नहीं करके, उसको फिर ये भी बताता है कि सलाह देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और इंडिया में क्या है? विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है, उनके पैर खींचता है। राइट, तो इंडिया में शैडो कैबिनेट नहीं है, विपक्ष की भूमिका ऐसी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद है, अब देखो हमने तो ली है संसदीय प्रणाली जो कि ब्रिटेन से, हमने देखा कि ब्रिटेन में क्या है और इंडिया में क्या है, कैसी है। अब अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और इंडिया में संसदीय। तो अध्यक्षात्मक और संसदीय इन दोनों का भी हम जरा कंपैरिजन कर लेते हैं क्या है। देखिए, संसदीय प्रणाली में जो है ना, शक्तियों का लचीला पृथक्करण होता है, लचीला पृथक्करण। और अध्यक्षात्मक में कठोर पृथक्करण होता है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय होता है। अब देखो कैसे हमारे इंडिया में कार्यपालिका विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं, वो एक दूसरे पर प्रतिबंध भी रखती हैं, तो वो स्वतंत्र भी होती हैं। लेकिन
ब्रिटेन में जो अमेरिका में जो कि संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली है और हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, तो वहाँ पर उनके बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं होते। किसके? कार्यपालिका और विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं होते। हमारे यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका से मतलब है कि नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और यूके में ताज होता है, ठीक है। और वास्तविक प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया में भी और यूके में भी। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके के ऋषि सुनक हैं, ठीक है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है, जिसमें सरकार का राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों ही राष्ट्रपति होता है। यानी कि सरकार का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा और राष्ट्र का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में, जो कि ब्रिटेन से ली गई है, उसमें नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है कौन? प्रेसिडेंट, और ब्रिटेन में ताज, लेकिन वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष दोनों पद भिन्न भिन्न है, क्योंकि अलग अलग होते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों एक हैं, इसलिए पद भी एक ही है। मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। कैसे? व्यक्तिगत रूप से भी वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से भी वो विधायिका के निचले सदन के प्रति यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। विधायी जब प्रश्नकाल होता है तो उन्हें जवाब भी तो देना पड़ता है, इसलिए वो दोहरे उत्तरदायित्व होता है। और यहाँ पे सिर्फ एकल उत्तरदायित्व है कि वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। अच्छा जी, उसके बाद होता है मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्त का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर ऐसा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सरकार का निश्चित कार्यकाल यानी कि अनिश्चित कार्यकाल है हमारे यहाँ पर। सरकार का निश्चित कार्यकाल कैसे है कि आप लोकसभा का चुनाव करते हैं 5 साल के, ना 5 साल के लिए, ना कि मंत्रिपरिषद का। आप मंत्रिपरिषद का चुनाव कितने दिन के लिए करते हैं? अब देखिए मंत्रिपरिषद का क्या है, जब तक उसका लोकसभा में विश्वास रहेगा वो बनी रहेगी, अदरवाइज प्रधानमंत्री को भी हटा दिया जाता है ना। तो मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों का, सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। वो 5 साल के लिए रहें, लोकसभा तब तक है रहें, जरूरी नहीं है, उन्हें उनके कार्यकाल से पहले भी हटा दिया जाता है, इसलिए अस्थिर अनिश्चित कार्यकाल है सरकार का। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो निश्चित कार्यकाल है 4 वर्ष का, ठीक है। सरकार का कार्यकाल निम्न सदन के विश्वास पर होता है। अब देखो सरकार का कार्यकाल कब तक रहेगा संसदीय शासन प्रणाली में? जब तक उनका विश्वास लोकसभा में बना रहेगा, ठीक है। अगर उन्होंने लोकसभा में विश्वास खो दिया तो सरकार को हटा दिया जाता है, ठीक है, उसका विघटन हो जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में, उसमें ऐसा नहीं होता है। निम्न सदन को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा को भी भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखो इन दोनों के गुण भी हैं और दोष भी हैं। संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्या है कि अधिक उत्तरदायी प्रणाली है, वो दोहरे उत्तरदायित्व रखती है संसद के, राष्ट्रपति के प्रति भी और लोकसभा के प्रति भी। लेकिन मंत्रिपरिषद में व्यापक प्रतिनिधित्व भी है। अब देखो हम मंत्रिपरिषद में व्यापक प्रतिनिधि, पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा संसद में, है ना। तो ये संसदीय शासन प्रणाली में ये इसके गुण है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या है कि वहाँ पे निश्चित कार्यकाल है। अब उन्होंने कोई भी फैसला लेना है राष्ट्रपति ने, तो वो बेझिझक लेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, कोई नाराज हो गया तो उन्हें हटा दिया जाएगा, नहीं, वो बेझिझक होकर फैसले ले सकते हैं, जिससे प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं, प्रभावी निर्णय का अवसर मिलता है निश्चित कार्यकाल की। 4 साल तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो अच्छे फैसले लें या बुरे। तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं, है ना। तो दल बदल से मुक्त होता है, राजनीतिक दोष से भी मुक्त होता है। अब दोष क्या होते हैं संसदीय शासन प्रणाली के? वो प्रभावी निर्णय की संभावना कम है। अगर अनिश्चित कार्यकाल उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, अगर उन्होंने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया तो वो इस तरीके से प्रभावी निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है। दल बदल का दोष होता है और राजनीतिक दोष भी होता है। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या दोष होते हैं कि वो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य टकराव, घनिष्ठ संबंध नहीं है, जैसे कि संसदीय प्रणाली में है। निरंकुश निर्णय की संभावना, अब निश्चित कार्यकाल है तो अगर वो अच्छे निर्णय लेंगे तो उन पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है, वो निरंकुश निर्णय भी ले सकते हैं। और संकीर्ण प्रतिनिधित्व है, उसमें जितना संसदीय प्रणाली में ऑल इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर संकीर्ण प्रतिनिधित्व पाया जाता है।
देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने संसद के बारे में जाना कि संसद क्या होती है। हमने संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है। हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है। अमेरिका में कैसी है, अध्यक्षात्मक है। हमने दोनों की तुलना की, उनके बारे में पढ़ा। हमने संसद की कार्य देखे, भूमिका देखी, संसद के सत्र देखे कि त्रिस्तरीय और 3 स्तर होते हैं। ठीक है, योग्यताएं देखी कि सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ये देखा हमने। और हमने ये देखा कि कैसे चुनाव होते हैं राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के चुनाव की तरह चुनाव होते हैं, और लोकसभा के लिए चुनाव फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो जीतेगा वही, जो आगे आएगा वही जीतेगा, है ना। इस तरीके से लोकसभा में होते हैं कि जिसके पास ज़्यादा मत होंगे वो ही सांसद बनेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली होती है। क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, संसद पढ़ा, तुलना की संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली की अमेरिका की, इंडिया और ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन की इंडिया की आपस में हमने तुलना की, कंपैरिजन किया कि वो कैसा है। संसद के कार्य पढ़े, संसद के सत्र पढ़े, योग्यताएं पढ़ी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।